हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हम सीधे आज की क्लास की ओर। उत्तर पश्चिमी यूरोप, अमेरिका के पश्चिमी तट, कैलिफोर्निया के उत्तर, दक्षिणी चिली, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर इनका ऑप्शन देखिए। पश्चिमी तट की जलवायु उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु, शीत बर्फीली वन जलवायु या उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु। तो राइट आंसर होगा इसका ए, समुद्री पश्चिमी तट की जलवायु। ठीक है, किसी स्थान विशेष पर 30 वर्ष या इससे भी अधिक समय तक मौसम की औसत स्थिति ये क्या कहलाती है, जलवायु कहलाती है। पृथ्वी के मुख्य जलवायु कटिबंध है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु और शीत कटिबंधीय जलवायु। नेक्स्ट, वर्तमान में पृथ्वी की आयु खालिस्तान मानी जाती है। तो इसकी पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष मानी जाती है। ठीक है, विभिन्न वैज्ञानिक शोधों एवं निष्कर्षों के आधार पर पृथ्वी की औसत आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष मानी जाती है। रेडियो यूरेनियम विधि से पृथ्वी की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। हम पृथ्वी की आयु का अनुमान किससे लगाते हैं, रेडियो यूरेनियम विधि के द्वारा लगाते हैं। और हमारी जो पृथ्वी है ना, हमारी पृथ्वी है, उसको क्या कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र हमारा उपग्रह है चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है। मुख्य नहर के जल स्तर के नीचे की कृषि भूमि खालिस्तान का निर्माण करती है, ये कमांड क्षेत्र का निर्माण करती है। ठीक है, और लिफ्ट प्रणाली क्या होती है, जिस क्षेत्र में सिंचाई प्रणाली में खेत की जो निचली सतह है, निचली सतह से लेकर के उच्च सतह तक पंप द्वारा सिंचाई की जाती है, वो क्या होती है, लिफ्ट प्रणाली होती है। ठीक, यहाँ पर देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। जिस क्षेत्र में नहर सिंचाई का पानी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा बहता है, उसे कमांड क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और मुख्य नहर के जल स्तर के नीचे की कृषि भूमि को कमांड क्षेत्र कहलाता है। कमांड क्षेत्र का यह निर्माण करती है। और लिफ्ट सिंचाई प्रणाली होती है। लिफ्ट सिंचाई प्रणाली में खेत की जो निचली सतह से लेकर उच्च सतह तक पंप द्वारा सिंचाई होती है, वो हमारी होती है लिफ्ट सिंचाई प्रणाली। किस प्रकार की वर्षा में हवाएं उत्तरी गोलार्ध से अपनी दिशा दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी दिशा वामावर्त रखते हुए उच्च दाब वाले क्षेत्र से बाहर की ओर चलती है। राइट आंसर होगा इसका प्रति चक्रवात। ठीक है, पर्वत विज्ञान है, चक्रवात है, या संवहन है, या प्रति चक्रवात। राइट आंसर होगा इसका प्रति चक्रवात। एक्सप्लेनेशन देखिए। चक्रवात के विपरीत दशाओं एवं विशेषताओं वाली वायु परिसंचरण प्रणाली ही क्या कहलाती है, प्रति चक्रवात कहलाती है। प्रति चक्रवात में केंद्र में क्या होता है, उच्च दाब। ठीक है, उच्च दाब बाहर की ओर तरफ और अपेक्षाकृत निम्न दाब वायु दाब वाले के क्षेत्र में होने के कारण क्या होती है, हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती है। केंद्र से कहाँ चलती है, परिधि की ओर चलती है। और प्रति चक्रवर्तीय वर्षा में क्या होती है, हवाओं की दिशा। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। ठीक, और इसके नीचे क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध। जैसे कि ये हम वृत्त बनाए, यहाँ पर देखिए, ये क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध, और ये क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध। तो प्रति चक्रवाती वर्षा में हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, वामावर्त होता है। दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त और उत्तरी गोलार्ध में कैसे होता है, ये दक्षिणावर्त होता है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त होता है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्दियों में अत्यधिक ठंड और गर्मियों में सुहावने मौसम का अनुभव होता है, वो होता है लेह में। ठीक है, लेह क्या है, ये लद्दाख की राजधानी है। और लेह भारत के केंद्र शासित प्रदेश जो है लद्दाख, उनकी राजधानी है। यहाँ पर क्या होता है, ठंड के दिनों में अत्यधिक ठंड होती है और गर्मी के दिनों में कैसा मौसम होता है, सुहावना। क्योंकि गर्मी के दिनों में हमें ठंड क्या लगते हैं, सुहावने लगते हैं। इसलिए लेह में सर्दियों में अत्यधिक ठंड और गर्मियों में सुहावने मौसम का अनुभव होता है। फिर देखिए, चांगथांग अभ्यारण्य आपको कहाँ मिलेगा, लेह में। चांगथांग अभ्यारण्य लेह में स्थित है। और लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क में कौन से तेंदुए पाए जाते हैं, हिम तेंदुए। हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं, लद्दाख के हेमिस नेशनल पार्क में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
खालिस्तान नदी में उपयोग करने योग्य जल भंडारण क्षमता सबसे कम है। कौन सी नदी में? या कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या गंगा नदी? राइट आंसर होगा इसका सी, ब्रह्मपुत्र नदी में। ब्रह्मपुत्र नदी में उपयोग करने योग्य जल भंडारण क्षमता सबसे कम होती है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से आती है? ये तिब्बत चाइना से आती है। और कहाँ से ये भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, नामचा बारवा से ये क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। और असम में मांजुली द्वीप बना है ब्रह्मपुत्र नदी के कारण ही। गंगा नदी के बेसिन में सबसे अधिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधन है। सबसे ज़्यादा किसमें है? गंगा नदी के बेसिन में सबसे अधिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधन है। खालिस्तान सकरी पट्टी में स्थित जो क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई कितनी? 12,000 मीटर से अधिक। ठीक है, अधिक ऊंचाई वाले पश्चिमी हवाएं होती है। इनकी गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में कितनी होती है? 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती हैं। ठीक है, ये क्या है? चक्रवात है, जेट धाराएं हैं, या क्या है? ये बवंडर। राइट आंसर होगा इसका जेट धाराएं। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में सकरी पट्टी में विसर्प के रूप में प्रवाहित होने वाली परिध्रुवीय प्रबल पवने धाराओं को क्या कहते हैं? हम जेट धाराएं कहते हैं। जो क्षोभ मंडल, ठीक है, सबसे पहला होता है क्षोभ मंडल, उसके ऊपर कौन सा है? समताप मंडल। ठीक है, जिसमें वायुयान उड़ाने के लिए उत्तम माना जाता है क्योंकि यहाँ मौसम संबंधी कोई भी घटनाएं नहीं होती। क्षोभ मंडल में ही क्या होती है? बादल जैसे वर्षा होती है। ये सभी कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में होते हैं। क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा में सकरी पट्टी में क्या होती है? विसर्प के रूप में प्रवाहित होने वाली जो परिध्रुवीय प्रबल पवन है, उसी प्रबल धाराओं को क्या कहते हैं? हम जेट धाराएं कहते हैं। आमतौर पर जेट धाराएं कहाँ चलती है? पश्चिम से पूर्व की ओर ये बहती है। ठीक है, जो जेट धाराएं हैं, जैसे ये हो गया, ये हमारा पश्चिमी हिस्सा, ये हमारा पूर्वी हिस्सा है ना, तो ये कैसे चलती है? पश्चिम से। ठीक है, पश्चिम से ये पूर्व की ओर चलती है। जेट धाराएं पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। जेट स्ट्रीम या जेट धाराओं का संचरण ऊपरी क्षोभ मंडल में 20 डिग्री अक्षांश से कहाँ पर होती है? ध्रुवों के मध्य दोनों गोलार्ध में ही होती हैं। ठीक है, जैसे कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, दो गोलार्ध होते हैं, है ना, तो ये दोनों गोलार्ध में होती है। जैसे ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो क्षोभ मंडल में 20 डिग्री अक्षांशों से ध्रुवों के मध्य पर, ऊपर में क्या मिलेंगे? ध्रुव मिलेंगे। ठीक है, तो इनके मध्य दोनों गोलार्ध पर होती है। शीतकाल में जेट धाराओं की गति ग्रीष्मकाल की तुलना में सबसे अधिक होती है। गर्मियों में इनकी गति लगभग कितनी होती है? 110 किलोमीटर घंटा। और सर्दियों में इनकी गति होती है 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा जल मार्ग है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? क्या स्वेज नहर जोड़ती है, पनामा नहर जोड़ती है, या फिर कील नहर जोड़ती है, या वोल्गा डॉन नहर जोड़ती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से पनामा नहर जोड़ती है। ठीक, पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ठीक है, इसको हम कैसे याद करेंगे? ट्रिक से देखिए, पास से पनामा, पास से है प्रशांत। ठीक है, पास से प्रशांत। ठीक, और पनामा इसमें आ रहा है लास्ट, देखिए आ, तो आ से क्या याद रखेंगे हम? अटलांटिक महासागर। ठीक, तो पनामा नहर में क्या आएगा? पास से प्रशांत महासागर, आ से अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है पनामा नहर। फिर कील नहर को कैसे याद रखेंगे हम? बाल्टिक को देखिए, बाल्टी। ठीक है, बाल्टी में क्या लगानी है? कील लगानी है। ठीक है, उतारो बाल्टी में कील लगानी है। तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है कौन सी? कील नहर। ठीक है, ये केवल हम याद करने के लिए है ये सिर्फ। ठीक है, कि उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है कील नहर। और स्वेज नहर, ठीक है, स्वेज देखो कैसा होता है? लाल, तो मध्य में ही लगाया जाता है। ठीक है, कहाँ लगाया जाता है? सेज कहाँ लगाया जाता है? मध्य में। ठीक है, और कैसी होती है? लाल होती है। तो लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ती है? स्वेज नहर। और ईरी झील, ठीक है, ईरी झील को ओटोरियो झील से जोड़ती है वेललैंड नहर। फिर देखिए, कच्चे तेल जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए अब कौन सी परिवहन के साधन का उपयोग किया जाता है? इसके लिए क्या केबल का प्रयोग करेंगे, या बस का उपयोग करेंगे, या हवाई मार्ग का, या पाइपलाइन का? राइट आंसर होगा इसका पाइपलाइन। ठीक है, जैसे कच्चे तेल पेट्रोल उत्पाद हैं, प्राकृतिक गैस है, इनको स्थानांतरित करना है तो हम पाइपलाइन का प्रयोग करते हैं। तरल पदार्थ जैसे कि गैसों को स्थानांतरित करने के लिए वर्तमान में पाइपलाइन परिवहन का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान तक
जो जामनगर है, ठीक है, लोनी एलपीजी पाइपलाइन भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन है। और भारत की पहली तेल रिफाइनरी डिगबोई, ठीक है, ये आपको मिलेगा, डिगबोई रिफाइनरी असम में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में इसको उगाया जाता है? क्या अलसी के बीज को उगाते हैं, या अरंडी के बीज को, या मूंगफली को, या सरसों को? अगर हम इस ऑप्शन में से देखें तो सरसों को कब उगाया जाता है? सरसों और अलसी ये तो रबी की फसल है, ठीक है। और मूंगफली क्या है? ये मूंगफली खरीफ की फसल है। अरंडी के बीज इसका राइट आंसर होगा। अरंडी के बीज को हम रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में हम उगा सकते हैं। अरंडी एक तिलहन फसल है और यह रबी और खरीफ दोनों के मौसम में उगाई जाती है। खरीफ की फसलें जैसे कि धान है, ठीक है, कपास है, मूंगफली है, ये खरीफ की फसल आती हैं। और बाजरा, मक्का, शकरकंद, उड़द, गन्ना, सोयाबीन, भिंडी, जूट, सनई, ये सभी की सभी खरीफ की फसल है। और रबी की फसल में आते हैं जैसे कि गेहूँ, जौ है, आलू है, चना है, मसूर है, अलसी है, मटर है, सरसों है, सूरजमुखी, ये सभी रबी की फसल है। जायद की फसल जो गर्मियों के इस मौसम में आते हैं, जैसे अभी आते हैं तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, साग सब्जियाँ, ये सभी कौन से मौसम के हैं? ये जायद मौसम की फसलें हैं, ठीक है, जायद की मुख्य फसलें हैं। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है? जो अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है उसमें दक्षिण पश्चिम या उत्तरी पश्चिम व्यापारिक पौने इसमें क्या करती हैं? अभिसरण करती हैं, ठीक है। दक्षिण पूर्वी, ये ऑप्शन गलत होगा, इसमें होगा दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पौन आएगा, ठीक है। दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी, इसमें उत्तर पश्चिम दिया है तो ये भी गलत होगा। दक्षिण पश्चिम दिया है, ये भी गलत होगा। दक्षिण पूर्वी होता है और इसमें उत्तर पूर्वी व्यापारिक पौने अभिसरण करती है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र भूमध्य रेखा के समीप का क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में दोनों गोलार्ध में स्थित उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध में आने वाली और दक्षिण पूर्वी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का ये अभिसरण होता है। तारामंडल उर्सा मेजर खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। इसको हम जानते हैं द ग्रेट बियर के नाम से, ठीक है, द ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। अंतरिक्ष के कुछ तारे सुंदर आकृति के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इन आकृतियों को हम तारामंडल कहते हैं। बचपन में आपने देखा होगा जब हम खुले आसमान में होते थे तो क्या करते थे, आकाश की ओर हम उन तारों को देखते थे, कितने सुंदर दिखाई देते थे और व्यवस्थित, जैसे कि सप्तऋषि तारामंडल होता था, है ना। तो सप्तऋषि तारामंडल जिसमें 7 तारे दिखाई देते थे, ठीक। तो सप्तऋषि तारामंडल को हम उर्सा मेजर या इसी को क्या कहते हैं, दी ग्रेट बियर तारामंडल, या इसको और किस नाम से जाना जाता है, बिग बियर तारामंडल के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे इस तरह से ऐसे 4 ऐसे होते थे, ठीक है, और इस तरह से ऐसे 3 इधर होते थे, तो इसे ही हम क्या कहते थे, सप्तऋषि तारा या बिग बियर, या इसी को क्या कहा जाता है, उर्सा मेजर के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर आज की क्लास यहीं तक के लिए रखते हैं, हम आगे कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हिंदी पढ़ना चाहते, हिस्ट्री, पॉलिटी, सारी की सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट डली है, आप चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।